मशीन लर्निंग का पढ़ने का पर्पस क्या था पता है? ब्रीफ कर लेते हैं 10 मिनट। बताओ। डेटा साइंस में सबसे पहले आप डेटा के बारे में जानते हो कि डेटा बेसिकली होता क्या है। एंड अगर आपको क्या करना फास्ट फॉरवर्ड करना है, तो क्या होगा कि आपको डेटा चाहिए कि वो क्या करता है, डेटा के बेस पे आप पैटर्न फाइंड कर सकते हो। और जहाँ पे आपको पैटर्न मिलता है तो वो काम क्या हो जाता है, टास्क इजी हो जाता है। जैसे पिछले 2-3 दिन में आपने देखा होगा, डीप सीक आया एक। देखा है डीप सीक? चाइना ने लॉन्च किया है अपना। उसने क्या किया है कि अप्रोक्स 100 टाइम्स प्राइस को रिड्यूस कर दिया है। जितने भी एआई प्रोडक्ट थे ना, 100 टाइम्स प्राइस रिड्यूस हो गया उसके चक्कर में। क्यों? क्योंकि जहाँ पे 10 मिलियंस 100 मिलियंस का फंडिंग लेके सारे स्टार्टअप करते थे, वो 6 मिलियन में ही सारा काम करके दे दिया। और एक्यूरेसी सबसे ज्यादा हाई भी उसी का है। जहाँ पे वो 60 या फिर $100 चार्ज कर रहे थे ना, वहाँ पे $4-5 में काम बन जा रहा। जिसके कारण क्या हुआ, यूएस मार्केट पूरा क्रैश किया थोड़ा सा, आईटी सेक्टर। 1 ट्रिलियन का लॉस हो गया एक दिन में। जितने भी एआई स्टार्टअप थे ना। हम्म। क्योंकि ये न्यू टेक्नोलॉजी है ना, अभी ये एक्सप्लोर हो रहा है। मशीन लर्निंग डीप लर्निंग अभी एक्सप्लोर में है, समझे। इसमें किसी को कुछ नहीं पता है कि क्या हो सकता है। ये तो 2017 में आया है, डीप लर्निंग का कॉन्सेप्ट जो हम लोग यूज कर रहे हैं। उससे पहले था, लेकिन उससे पहले हमारे पास हार्डवेयर नहीं था। तो 2010 में थोड़ा सा हार्डवेयर आया, तो उसमें मशीन लर्निंग का बूम आया। तो एमएल का चला, फिर क्या हुआ, कुछ एल्गोरिदम्स आए। 2017 में आपका सीएनएन का इंट्रोड्यूशन हुआ। उसमें एक्यूरेसी अच्छा आने लगा। और डेटा भी क्या हो गया, हाईली जनरेटेड होने लगा। और जब लॉकडाउन लगा तो डेटा बहुत ज्यादा आने लगा ना। और सारे चीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में चले गए। तो उसके बेस पे क्या हो गया कि डेटा के बेस पे सारे प्रोडिक्शंस करना इजी हो गया। डोर क्यों नहीं क्लोज कर दिया इंसान? उसके चक्कर में क्या हो रहा है कि डेटा आपका बहुत ज्यादा जनरेट हो रहा है, उसके बेस पे हार्डवेयर भी जनरेट हो रहा था। तो हार्डवेयर में भी तो जितने भी एआई चिप्स वाली कंपनी थी ना, सब में 1 या 2% का क्या हुआ है, ड्रॉप डाउन हुआ है। क्यों? क्योंकि लेस रिसोर्स में अच्छा एक्यूरेसी आपका दे रहा है डीप सी। तो हमें उतना ज्यादा रिसोर्स की जरूरत नहीं है। इसलिए क्या हो रहा है कि उनका मार्केट थोड़ा सा क्रैश किया है। 2-3 दिन पहले ही तो आया है। हम्म। फिर कंपनी क्या करेगी, खुद का फिर मॉडल उतना नहीं बनाएगी, उसी मॉडल पे क्या करेगी, वर्क करेगी। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा चीप है। आप देखोगे, क्योंकि कंपनी को क्या चाहिए, पैसे बचाना है, चाहे वो किसी तरीके से बचे। ये है ना। ये दिख रहा है। तो ये आया 2-3 दिन पहले। और ये चाइनीज कंपनी है, लेकिन इसमें ट्रस्ट नहीं है। हाँ। इमेज होगा कुछ कंपेरिजन्स। क्योंकि सब लोग चाहते हैं ना कि अभी एआई के फील्ड में रहे। ये दिख रहा है, ये ग्राफ जो रिलीज किया था, कि जितने भी एआई मॉडल्स हैं उससे बेटर परफॉर्मेंस अभी इसी का है। जिसके कारण क्या हुआ कि इनका स्टॉक प्राइस, जितने भी कंपनीज थे, वो सबका नीचे चला गया। जिसमें ब्लू कलर है ना, ये दिख रहा है डीप सीक। तो हर एक चीज में उसकी एक्यूरेसी 90+। चैट जीपीटी GPT-4 है ना, टर्बो, ये सेकंड हाईएस्ट। ठीक है ना। और इसमें बिगेस्ट एडवांटेज क्या है कि ज्यादा परसेंटेज का नहीं है, इसमें बिगेस्ट एडवांटेज है प्राइसिंग का। कि जहाँ पे चैट जीपीटी $60 to $100 चार्ज करता था, वहीं डीप सीक चार्ज करता है $5 to $6 यूज का। तो कितने का, 10 टाइम 100 टाइम्स आपका क्या हुआ, रिड्यूस हो गया ना। तो बिगेस्ट एडवांटेज इसका यही है डीप सीक का, कि वो प्राइस क्या है, ऑप्टिमम है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या रहा है, रिसोर्स कम लग रहा है। सीपीयू जीपी बहुत कम लग रहा है उसमें। जिसके कारण उनका प्राइसिंग अच्छा खासा है। और एक्यूरेसी क्या दे रहा है, अप्रोक्स दे रहा है, उससे ज्यादा ही दे रहा है, बट क्या कर सकते हो, कहीं कहीं अप्रोक्स भी मिलेगा। तो इसलिए इनका भी क्या है, थोड़ा सा मार्केट में भी सबसे ज्यादा चल रहा है नहीं, इसी चक्कर।
अभी देखो 2-3 दिन अभी, मतलब महीना भर देखो, उसके बाद ही कुछ बोल सकते हैं। बट हाँ, इसके चक्कर में यूएस मार्केट थोड़ा सा क्रैश हुआ है। तो एआई में अभी कुछ भी चेंजेस कभी भी आ सकते हैं, नो डाउट। तो आप नहीं कह सकते कि उसमें क्या चीज़ है, लेकिन एक चीज़ चेंज नहीं होगा, वो कोर कभी नहीं चेंज होगा। डेटा एनालाइज करके ही सारा काम होता है, बिना एनालिसिस किए हुए आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि एक टाइम जितना हमें डेवलप करना था हम लोगों ने कर लिया अभी तक। अब जितनी भी चीज़ें होंगी वो इम्प्रूवमेंट पे होगा। कि अभी स्टेज कौन सा आ गया, जितना हमें डेवलप करना था एआई एमएल को, वो हमारा डेवलप हो चुका है। अब हम लोग क्या फोकस कर रहे हैं, उसको इम्प्रूव करने का। अब वही सिर्फ इम्प्रूवमेशन में चलेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल जो भी है, इसको इम्प्रूव करेंगे। देन ये भी एक सर्टेन पे लेवल पे क्या अचीव होगा, देन कुछ नया सोचेंगे। तो अभी क्या चल रहा है, इम्प्रूवमेंट में, कि किसका सबसे ज्यादा एक्यूरेसी दे रहा है। तभी 10 साल तो कुछ चेंज नहीं होगा मॉडल पे। बाकी डेटा सेट्स डाउनलोड कर लो। बाकी में थोड़ा सा डेटा साइंस था, डेटा हमें पढ़ना है। साइंस, साइंस में क्या होता है, साइंस में क्या करते थे, साइंस पढ़ा है ना। साइंस में क्या होता है, साइंस बोलते हैं तो क्या याद आता है, क्या होगा, क्या पढ़ना होगा। साइंस मीन्स एक्सपेरिमेंट, यही होता है ना। चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, हम लोग एक्सपेरिमेंट ज्यादा करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे किसके साथ एक्सपेरिमेंट करेंगे, डेटा के साथ, कि क्या रिजल्ट हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको डेटा साइंस बोलते हैं, समझे। अब ये हम लोग डेटा एनालिस्ट क्या करता है, वो ह्यूमन करता है। ये हम लोग सारा खुद एनालाइज करते हैं, देन प्रिडिक्शंस करते हैं। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होता है, कि वही प्रिडिक्शन से पैटर्न फाइंड करते हैं और वो मशीन को बताते हैं कि ये पैटर्न है, इसके बेसिस पे इन फ्यूचर तुम्हें प्रिडिक्ट करना है। तो वो क्या होता है, रियल टाइम हो जाता है। रियल टाइम मतलब आप सिर्फ इनपुट दो, वो तुरंत आउटपुट दे देगा। बस इतना फर्क होता है मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और डेटा एनालिस्ट में। यहाँ पे ह्यूमन खुद बैठ के करता है, तो इसमें क्या लगता है, टाइम कंज्यूम होता है और एफर्ट। लेकिन ये चीज़ क्या करते हैं, वन टाइम रहता है मशीन लर्निंग के लिए, कि एक बार इसको क्या करते हो, आप लर्न करवा देते हो कुछ भी, वो सीख जाएगा एक्यूरेसी एक लेवल तक, देन उसको क्या कर सकते हो, रियल टाइम में इंप्लीमेंट कर सकते हो। और इसमें कोई भी ह्यूमन इंटरेक्शन की जरूरत नहीं होती, मतलब ये खुद काम करेगा। तो ये देन इसी का एडवांस क्या है, डीप लर्निंग है। कि अगर आपके पास लार्ज डेटा है और आप उसको और भी अच्छे से पैटर्न फाइंड करना है, तो क्या करते हैं, डीप लर्निंग वाले कॉन्सेप्ट में चले जाते हैं। बाकी और कुछ नहीं होता। देन इसके बेस पे हमने क्या पढ़ा था, कि मशीन लर्निंग में एक सबसे बेसिक इक्वेशन होता है आपका लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, है ना। तो ये आपका क्या होता है, बेसिक इक्वेशन रहता है। इसके बेस पे हम लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं, बता सकते हो। हमारे पास एक्स रहता है, उसके बेस पे वाई प्रेडिक्ट करते हैं ना। कि आपके ग्राफ में एक्स रहेगा, तो वाई क्या हो सकता है वो। तो हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट बनता है। और इसको हम लोग बेसिकली लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, क्यों। लेकिन इनका क्या होगा, अगर एक ग्रोथ होगा दूसरा भी क्या होगा, ग्रो होगा। नहीं तो फिर क्या होगा, डाउन होगा, अप डाउन, या फिर स्टैक होगा। दूसरा क्या रहता है, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या होगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा उसमें। तो इसमें क्या होगा, कि आप कैसे प्रेडिक्ट कर पाओगे, क्योंकि इक्वेशंस क्या है, स्ट्रेट लाइन का है ना। तो कोई ऐसा भी इक्वेशन होना चाहिए जो क्या होना चाहिए, नॉन लीनियर के लिए भी होना चाहिए। तो नॉन लीनियर के लिए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, सिंपली आपका एक लाइन इस तरीके से भी जा सकता है, इस तरीके से भी जा सकता है, लेकिन स्ट्रेट है पूरा। लेकिन कर्व में क्या होगा, कोई लाइन ऐसे भी जा सकता है, कोई लाइन ऐसे भी आ सकता है, कोई लाइन आपका कुछ इस तरीके से भी जा सकता है ना। तो इसका क्या है, कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है कि किस तरीके का कर्व लाइन होगा। तो इसमें क्या रहेगा, तो आपको ये कर्व लाइन ट्रैक करना होगा। तो सबसे बेसिक कर्व लाइन हमने देखा था स्क्वायर का। स्क्वायर का कर्व लाइन क्या होता है, इस तरीके से होता है। देन क्यूब का क्या होता है, क्यूब का भी कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन क्यूब का क्या होता है, नीचे इस तरीके से जाता है। और स्क्वायर का क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो ये क्या है, कुछ कर्व लाइन्स है जो हमने देखा अभी तक। इसी तरीके से साइन का भी होता है। साइन का क्या होता है, कर्व इस तरीके से होता है। देन कॉस का आपका इस तरीके से होगा। टेन का क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। मतलब आप सिर्फ पैटर्न, ये कर्व क्या है, बेसिकली पैटर्न है। और यही पैटर्न का यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी मशीन लर्निंग मॉडल पे यूज करेंगे। तो जो हमारे पास नॉन लीनियर होंगे उसके लिए हमने कौन कौन सा एल्गोरिदम सुना है, एक होता है डिसीजन ट्री। देन दूसरा आपके पास होता है एसवीएम, सपोर्ट वेक्टर मशीन। ये दो है जो मोस्ट पॉपुलर है मशीन लर्निंग में। देन इसी का क्या होता है, एडवांस बोल सकते हो या फिर कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट और बूस्टिंग एल्गोरिदम्स। तो ये सारा हम लोग अभी देखेंगे। इतना समझ में आया? तो सबसे पहला आपका रहेगा बेसिक्स लीनियर रिग्रेशंस, कि इसको हम लोग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कि आपका सिंपली क्या होगा, एक एक्स होगा, उसके बेस पे वाई प्रेडिक्ट करना होगा, है ना। क्योंकि एक्स और वाई गिवन होंगे, क्योंकि मशीन को सिखाने के लिए क्या करना होगा, स्टार्टिंग में उनको बताना भी होगा क्वेश्चन ये है और आंसर भी क्या है, ये है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, सुपरवाइज बोल रहे थे। सुपरवाइज लर्निंग, जहाँ पे क्या हो, दोनों चीज गिवन हो। तो उसमें आप क्या इंप्रूव करते हो, सिर्फ एम और सी को क्या करते हो, चेंज करते हो। और उसके बेस पे क्या होता है, एक लाइन क्रिएट होता है। और वही लाइन हमारा क्या होता है, इक्वेशंस लाइन या फिर बोल सकते हैं मॉडल। देन अनसुपरवाइज में क्या होता है, सिर्फ लेबल डेटा आता है। तो लेबल में क्या होगा, कि पैटर्न के बेस पे वो क्या करेगा, अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे, तो उसके लिए अलग अलग एल्गोरिथम थे।
उसके लिए क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स था, वो सारा चीज़ देखेंगे हम लोग। केएनएन था। देन एक डीबीएसकेएन होता है, वो भी देख लेंगे इसमें। ये क्या करता है कि बेस्ड ऑन द डेटा सेट्स वो बताता है कि कौन सा डेटा सेट कहाँ पे लाई कर सकता है। तो ये सारा चीज़ था। तो हमारे पास जो डेटा है कहाँ पे चला गया, डेटा डाउनलोड कर लिया, इंपोर्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट। अभी कैगल से ही हम लोगों ने उठाया है। कैगल में जाओगे और उसमें क्या है, लोन, लोन था ना, लोन डेटा सेट। तो यही क्या करना है आपको, इम्प्लीमेंट, और नया फाइल ही बना लेते हैं, न्यू फाइल, नोटबुक, सेव, क्लास 10 to 12। लीनियर रिग्रेशंस को यहाँ पे क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशंस को यहाँ पे लीनियर रिग्रेशंस बोलते हैं। देन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे वो याद है, जैसे आपके पास बायस, वेरिएंस, ओवरफिटिंग, अंडरफिटिंग। ओवरफिट क्या होता था, बताओ। नहीं, अंडरफिट, अंडरफिट ओवरफिट मतलब मशीन लर्निंग में क्या होगा कि कोई ऐसा चीज है जिसको हम लोग क्या करें, ट्रेनिंग टाइम में वो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट जब हम लोग रियल वर्ल्ड में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है या फिर ना के बराबर रहती है। तो वो क्या हो गया, ओवरफिट हो गया। मतलब जब हम लोग ट्रेन कर रहे थे तो हमारे डेटा सेट्स पे ही क्या क्या बायसनेस हो गया। वो सिर्फ जो डेटा हमने गिवन दिया है ना उसी के बेस पे एक्यूरेसी बता रहा है, बाकी दूसरा डेटा पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एक्यूरेसी नहीं बता पा रहा है। तो ये होता है ओवरफिट, कि जब हम लोग ट्रेन कर रहे थे वो 99% बता रहा था, लेकिन जैसे हमने उसको टेस्ट किया तो वो क्या आ गया, 60-70% में ही आ गया। तो एक्यूरेसी क्या आ गई, ड्रॉप हो गई ना। तो उसमें क्या होता है, हमारा डेटा ओवरफिट हो जाता है। और अंडरफिट में क्या होता है कि जब हम लोग ट्रेन कर रहे थे उस टाइम में भी 60-70 दे रहा था, और जब टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी 60-70 दे रहा है। तो हमारा क्या हो गया, अंडरफिट हो गया। तो हमें कौन सा मॉडल चाहिए दोनों में से, नहीं, हम लोग को दोनों का बीच का कॉम्बिनेशन चाहिए ना, जनरलाइज मॉडल चाहिए जो ज़्यादा ओवरफिट भी ना हो और ज़्यादा अंडरफिट भी ना हो। अगर 60% का एक्यूरेसी देगा तो क्या आपको लगता है कि आप वो मॉडल यूज़ करोगे? तो आपको कितना रहना चाहिए, एटलीस्ट 80-85, तो वो होना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं, जनरलाइज मॉडल यूज़ करते हैं। तो फिर हम लोग जनरलाइज मॉडल कैसे फाइंड करेंगे, तो ये एम और सी को इम्प्रूव करके। और वो कब तक इम्प्रूव करेंगे, वो भी तो बात रहता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ग्रेडियंट डिसेंट का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, कुछ नहीं, एक लूप की तरह होता है कि आप क्या करते हो, स्टार्टिंग 1 से करते हो और 10-20 तक जाते हो। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हर एक नंबर्स के लिए आप क्या कर रहे हो, चेक कर रहे हो कि पहले एक बार एम की वैल्यू 1 रखा, फिर 2 रखा, 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कहाँ तक गया, 20 तक गया। अब उसमें से जो बेस्ट होगा, जहाँ पे एक्यूरेसी बेस्ट आएगी, वो हम लोग क्या करते हैं, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो वही ग्रेडियंट डिसेंट का काम होता है। इम्पोर्ट pandas as pd, देन और कुछ है, इम्पोर्ट numpy और मैटप्लोट्लिब और एक सीबॉन। डेटा सेट, डेटा फ्रेम इक्वल टू, आपका डेटा सेट जहाँ पे होगा वो बात आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे आपके मॉडल्स थे, रिग्रेशंस, क्लासिफिकेशंस। तो अभी पहला हम लोग रिग्रेशंस में देखेंगे लीनियर रिग्रेशंस, देन फिर क्लासिफिकेशंस का प्रॉब्लम देखेंगे, देन एसवीएम, देन डिसीजन ट्री, देन फिर क्लस्टर। इसी तरीके से देन न्यूरल नेटवर्क। तो फिर आपका डिपेंड, मैंने भेज दिया है। बाकी आपको जो याद रखना है ये आपका रहता है कि ये स्टेप रहता है कि आप डेटा कलेक्शंस करते हो, जो हमने कैगल से किया है, डेटा प्रिपरेशंस। आप क्या करते हो, डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हो, जितनी भी चीज़ें होंगी, नल वैल्यूज, या फिर जो भी क्या होंगे डेटा लेबल्स करने होंगे वो करेंगे, डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस। देन
चूज एमएल मॉडल, कि हमारे डेटा सेट्स के अकॉर्डिंग कौन सा मॉडल इसमें एक्यूरेटी आएगा, कि ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है या फिर ये क्या है, रिग्रेशन प्रॉब्लम है। देन फिर मॉडल को ट्रेन करते हैं, देन ट्रेन करने के बाद क्या करते हैं, एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमारा एक्यूरेसी कितना दे रहा है। देन अगर एक्यूरेसी सही आ रही है तो ठीक है, नहीं अदरवाइज हम लोग कुछ ना कुछ क्या करते हैं, चेंजेस करते हैं, तो पैरामीटर ट्यूनिंग करते हैं। देन उसके बाद फाइनल प्रिडिक्शन करते हैं। तो ये क्या रहता है, एमएल का स्टेप्स रहता है। और ये आपसे पूछा जाएगा कभी भी बिगिनर्स में ना, ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या स्टेप्स होता है, क्या लाइफ साइकिल होता है, ये सारी चीजें। लीनियर रिग्रेशन इसमें कुछ कीवर्ड्स होंगे, वो आप लोग से हमेशा, जैसे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, जिसको इक्वेशन ऑफ लाइन बोल सकते हो, ये लाइन इक्वेशंस या फिर लीनियर इक्वेशन जिसको बोलते हैं, वो हमारा क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप क्या होता है, हम्म, जो हमारा m है वही हमारा क्या स्लोप है। जो हमारा m होता है ना, कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट हमारा स्लोप कहलाता है। इंटीग्रेशंस, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट डिसेंट्स, जो हम लोग क्या करते हैं, इटरेशंस यूज करते हैं, उसमें से क्या करते हैं, ग्रेडियंट डिसेंस के थ्रू मैक्सिमा और मिनिमम फाइंड कर सकते हैं कि मिनिमम हमारा एरर कहाँ पे आ सकता है वो। बाकी ये सारी चीजें तो नहीं पूछेंगे। बाकी ओएलएस, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ये क्या होता था, हमने बताया था पिछले क्लास में कि आपके पास क्या रहता है, एक्स रहता है, उसके बेस पे वाई रहेगा। देन हमारा ये क्या है, सारी चीजें गिवन रहेगी, 2, 5, 3, 4, 6, ये मेरा क्या है, एक्चुअल वाई गिवन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस निकालते हैं, उसके बेस पे क्या करते हैं, वाई प्रिडिक्ट करते हैं, इसके बेस पे कुछ ना कुछ वाई आएगा, 8। अब ये देखोगे ये दोनों के बीच में कुछ ना कुछ क्या है, ये हमारा एक्चुअल वाई है, और ये हमारा क्या प्रेडिक्टेड वाई, जो मशीन ने प्रेडिक्ट किया है। कैसे प्रेडिक्ट किया है, जो हमने इक्वेशन लगाया था, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम और सी हमने कहाँ से फाइंड किया, स्टार्टिंग में हमने स्टार्टिंग में मान लो कि रेंडमली कोई भी एम और सी ले लिया है ना, कि हम लोग एम और सी कोई भी रेंडमली ले लिए। अब उसके बेस पे क्या आ रहा है कि ये वैल्यूज आ रहा है, तो ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे भी 1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया, और यहाँ पे -2 हो गया। तो ये क्या होगा, अप्रोक्स -3 और 2, तो ये हमारा बचेगा -1। तो हमारा जो एरर आ गया वो -1 है। तो हमारा माइनस, ये एरर कितना होना चाहिए, मान लो कि हमारा अभी 10 है, तो ये क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ना, मिनिमम मतलब 0 के आसपास। तो हम लोग वो कैसे कर सकते हैं, ये वैल्यूज और ये वैल्यूज को एक्चुअल में बराबर करके कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है जो हम चेंज कर सकते हैं। पहला, वाई हम चेंज कर सकते हैं, बताओ, नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये गिवन है ना, ये आपको डेटा दिया गया है, तो इसको तो नहीं चेंज कर सकते। एम कर सकते हैं क्योंकि ये डेटा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। एक्स, एक्स नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये गिवन है। इस डेटा को चेंज करें मतलब जो हम लोग एक्चुअल डेटा में कर रहे हैं उसमें चेंजेस कर रहे हैं। और सी, तो ये दो चीज में एम और सी में ही चेंजेस कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे। अब इसके बेस पे चेंज करेंगे तो क्या होगा, कुछ ना कुछ एक्यूरेसी आएगी, मतलब ये एरर या तो कम होगा या तो ज्यादा होगा। तो जहाँ पे हमारा धीरे धीरे कम हो रहा है, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कब तक बढ़ेंगे वो किसी को नहीं पता होता है, इसीलिए इसमें क्या होता है, हिट एंड ट्रायल होता है, एक्सपेरिमेंट होते रहते हैं कि कहाँ तक आपको जाना है, वो हिट एंड ट्रायल करते हैं। तो उसमें एक बेस्ट मेथड रहता है आपके पास, ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट क्या करता है कि जो भी आप एक रेंज देते हो, ये हमारा एम की वैल्यू है यहाँ से यहाँ, अब यहाँ पे जो भी हमारा मिनिमम वैल्यू होगा किसका, एरर का, वो आपको फाइंड करके दे देगा इक्वेशंस पे। तो मान लो हमारा कुछ इस तरीके से एरर कम हो रहा है, एक पॉइंट जाने के बाद क्या होगा, एरर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, तो इस तरीके से कुछ ग्राफ बनता है स्टार्टिंग में। तो जो हमारा लोएस्ट पॉइंट होता है वो फाइंड करके देता है हमारा ग्रेडियंट डिसेंट। ये बेसिकली क्या है, ये फॉर्मूला, इसको बोलते हैं ना, ये डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, यही होता है ना, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ये डी वाई बाई डी एक्स होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जो पहला डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है, और इसी को फिर एक बार और करोगे तो क्या होता है, वो फिर मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब कि वो हाईएस्ट कहाँ पे आएगा वो बता देगा। तो ये हमारा इजी हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, लूप होल है। मान लो आपका क्या है, एक टाइम तक रिड्यूस हुआ, देन फिर क्या होगा, इंक्रीज हुआ, देन अगेन क्या हो सकता है, रिड्यूस हो सकता है, फिर वो क्या हो सकता है, और भी नीचे जा सकता है, देन कहाँ तक जाएगा वो किसी को नहीं पता चलेगा। तो आपने जो रेंज पास किया था उसी के बीच में बता रहा था ना कि कहाँ पे मिनिमम हो सकता है, लेकिन अगर आप यहाँ तक रेंज पास करते तो यहाँ मिनिमम बताएगा। तो ये क्या होगा कि आप जो रेंज पास करते हो उसी के बीच में स्टक हो जाता है, इसको बोलते हैं कि लोकल मिनिमम। ये हमारा लोकल मिनिमम हो गया, ग्लोबल मिनिमम। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे फिर फाइंड करेंगे, या तो रेंज बढ़ा देंगे, उसमें फाइंड कर सकते हैं। तो रेंज बढ़ाओगे तो क्या होगा, कंप्यूटेशन ज्यादा लगेगा। और डीप लर्निंग एआई में यही है, कंप्यूटेशन, जितना ज्यादा कंप्यूटेशन उतना ज्यादा एक्सपेंस, और जितना ज्यादा एक्सपेंस उतना ज्यादा आप आगे से चार्ज करोगे। और यही हमारा क्या डीप सीक ने कम कर दिया है। उसने क्या किया कि मॉडल को इतना ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया है कि वो कॉस्ट पूरा जीरो, मतलब $5-6 के आसपास हो गया डीप सीक में। तो ये हमारा क्या होता है, मॉडल
तो यहाँ पे आपका जो भी ऑप्टिमम वैल्यू होगा, तो अलग अलग तरीका होता है ग्रेडियंट डिसेंट में ना, 3-4 मेथड्स होते हैं कि आप कैसे ग्रेडियंट डिसेंट फाइंड कर सकते हैं। देन फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ऑप्टिमम रहेगा उसी का यूज कर लेंगे। ऑप्टिमम एम आ गया, मतलब यहाँ पे हमारा जो एम होगा, ये मतलब हमारा 3 है, तो हमारा जो एम की वैल्यू होगी वो 3 हो गई। इसी तरीके से हम लोग सी के लिए भी कर लेंगे। सी के लिए भी एक ग्राफ बनेगा, इसमें जहाँ पे सी क्या होगा, यहाँ पे मिनिमम आ गया तो यहाँ से सी ले लेंगे। तो एम और सी का मिनिमम वैल्यू मिल गया जहाँ पे एरर कम है, और इसी को क्या करेंगे इक्वेशंस में यहाँ पे यूज कर देंगे। एम की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू मान लो 4 है, तो इस तरीके से। तो y इक्वल टू 3x+4, तो ये हमारा क्या बन गया, फाइनल इक्वेशन बन गया। और यही इक्वेशंस क्या होगा, आप मॉडल पे इंप्लीमेंट करोगे फाइनल। तो ये क्या हो गया, बेसिक्स 1, मतलब कि आप सिंगल इनपुट है और सिंगल आउटपुट कर रहे हो। तो इस तरीके से क्या होता है, मल्टीपल एक्स भी होते हैं ना, जैसे अगर आप देखोगे अभी जो हमारे पास डेटा है, ओपन, ये दिख रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीपल एक्स है। ये भी हमारा x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 x5, इस तरीके से क्या अलग अलग हमारे पास क्या x फीचर्स हैं। तो जो भी हमारे पास जितने भी x होते हैं वो हमारा फीचर्स होता है, और y क्या होता है हमारे पास लेबल होता है। तो यहाँ पे y क्या हो सकता है बता सकते हो, लोन स्टेटस y हो सकता है। लेकिन ये हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। लेकिन अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, रिग्रेशंस। रिग्रेशंस में क्या होता है कि हर एक वैल्यूज के लिए अलग अलग नंबर आएगा डेसिमल्स में। जैसे यहाँ पे लोन अमाउंट होगा कहीं पे, ये दिख रहा है, ये लोन अमाउंट है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, लोन अमाउंट सबका अलग अलग रहेगा। तब हमें क्या करना है कि जो भी डेटा हमारे पास गिवन है, इस गिवन डेटा के हिसाब से हमें बताना है कि उसको कितना लोन अमाउंट मिल सकता है, कि उसको 150, 200, 300, 400 जो भी है, वो कितना उसको मिल सकता है, वो प्रिडिक्ट करना है आपको। तो हमारा किस में चला जाएगा, रिग्रेशंस प्रॉब्लम में चला जाएगा, है ना। तो रिग्रेशंस बनाने के लिए हमारा वाई हो जाएगा, और अगर क्लासिफिकेशंस बनाना है तो हमारा क्या होगा, ये वाई हो जाएगा। तो वाई आप अपने हिसाब से डिफाइन करते हो कि आपका ये क्या हो गया, रिग्रेशंस प्रॉब्लम के लिए वाई ये हो गया, और क्लासिफिकेशंस के लिए वाई ये हो गया। तो अभी हम लोग कौन सा प्रॉब्लम देख रहे हैं, रिग्रेशंस। तो हमें इसको वाई लेके चलना होगा, और बाकी सबको क्या लेके चल सकते हैं, एक्स, मतलब फीचर्स। तो वो हम लोग क्या करेंगे, अभी सेग्रीगेट करेंगे। तो सबसे पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन चेक करते हो। सबसे पहले क्या चेक करते हो, डेटा टाइप्स ये सबके सही है कि नहीं। df डॉट इनपुट, टोटल हमारे पास कितना डेटा है, 614 डेटा है। 13 कॉलम्स है, लोन आईडी, जेंडर, मैरिज, डिपेंडेंट्स, एजुकेशन, सेल्फ एम्प्लॉयड, एप्लीकेशन, और एक को एप्लीकेशंस, लोन अमाउंट, टर्म्स, क्रेडिट हिस्ट्री, प्रॉपर्टी एरिया, और लोन स्टेटस। तो डेटा एनालाइज करने के लिए सबसे पहले कौन से कॉलम का क्या मीनिंग होता है वो आपको समझ में आना चाहिए, अदरवाइज आप उसको क्या कर सकते हो, एनालाइज नहीं कर सकते। इसलिए क्या होता है कि जो भी आप डेटा एनालाइज करते हैं ना, उसी फील्ड में आप एक्सपर्टीज भी हायर करते धीरे धीरे। तो इसमें इसको बोलते हैं हम लोग डोमेन नॉलेज, कि आप इस तरह के डेटा को डील करो। तो ये क्या हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, तो आप बोल सकते हो फाइनेंस क्या है, डोमेन नॉलेज पे एक्सपर्ट है। तो ई कॉमर्स में जाते हैं तो क्या बोल सकते हैं, सप्लाई चेन पे है, ई कॉमर्स साइट पे है। ठीक है, अलग अलग चीजें होती हैं जिसको डोमेन बोलेंगे। इसमें क्या है, इसमें किस नल वैल्यूज है, कैसे पता चल रहा है, जैसे हमारे पास लोन आईडी है, तो लो हाँ, नहीं है, यहाँ पे देखो ना, 614 है टोटल, यहाँ 614 है, तो A1 है, मतलब यहाँ पे नल है, यहाँ पे नल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है आपका, यहाँ पे, ये क्या है, नल है। नॉन नल मतलब कितने नल वैल्यू नहीं है वो दिखा रहा है, तो उससे जो कम होगा वो क्या होगा, नल वैल्यूज होंगे। देन डेटा टाइप आप चेक करते हो कि लोन आईडी है, वो हमेशा क्या है, स्ट्रिंग में भी है, और नंबर कॉम्बिनेशन रहता है ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट में हो सकता है। जेंडर मेल फीमेल है, तो ये भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है। मैरिड स्टेटस यस नो में हो सकता है, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। डिपेंडेंसी, ये क्या है एक बार देख लेते हैं, डिपेंड, हाँ उस पे कितने बंदे, तो ये क्या है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है पक्का। यहाँ पे एक 3+ है ना, तो इसीलिए यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी क्या बनाना होगा, न्यूमेरिकल्स में बनाना होगा आपको। तो इसलिए क्या ये ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको भी चेंज करना होगा। देन एजुकेशन भी ऑब्जेक्ट है, तो ग्रेजुएशन, नॉट ग्रेजुएशन, मतलब दो ही वैल्यूज होंगे, या जितने वैल्यूज होंगे वो हम लोग देख लेंगे। देन सेल्फ एम्प्लॉयड, तो यस नो में होगा, यस नो पे है, तो इसको भी क्या कर सकते हैं, 0 1 में चेंज कर सकते हैं। इनको भी क्या कर सकते हैं, 0 1 में चेंज कर सकते हैं, इसको भी 0 1 में। और इसमें एक बार देख लेंगे कि कितने हमारे पास हैं। देन इसके बेस पे एप्लीकेशन इनकम, कि उनका इनकम क्या है, वो क्या है, पहले से हमारे पास एप्लीकेशन इंट है, ठीक है। देन को एप्लीकेशन इनकम, को एप्लीकेशन इनकम क्या होता है पता है किसी को, को एप्लीकेशन इनकम, तो वो तो एप्लीकेशन इनकम है ना।
एक सेकेंड, मैं केगल में देख लेता हूँ। बाकी आपके पास जितना अच्छे कॉलम्स के नॉलेज होंगे आप उतने अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। इसमें कोई डिस्क्रिप्शंस भी नहीं है जिसके बेस पे हम लोग कुछ बता सकें कि कितने का एलिजिबिलिटी हो सकता है। अच्छा ठीक है, या तो फिर बोल सकता है कि वो इतने का डिमांड क्या होगा, लेकिन यहाँ पे 0 0 है। तो कोई नहीं, इसका हम लोग फिर अभी यूज नहीं करेंगे, अगर यूज भी करेंगे तो अभी अननोन मान के चल रहे हैं इसको। बाकी लोन अमाउंट कितना है वो हम लोग यहाँ पे दिख सकता है कि लोन अमाउंट है या नहीं है। जहाँ पे एन है नॉट एप्लीकेबल, नॉट ए नंबर की जगह पे क्या कर सकते हैं, 0 रख सकते हैं, क्योंकि उनके पास कोई लोन अमाउंट नहीं होगा। कितने टर्म्स है, टर्म्स क्या होता है, 360 डेज, डेज पे है क्या। क्रेडिट हिस्ट्री तो 1 1 है, 1 और 0 में है क्रेडिट हिस्ट्री। बाकी जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई वो बताएगा कौन, जो आपके साथ बिजनेस एम्प्लॉय होंगे वो। तो एक बार डेटा को आप एक्सप्लोर करो, कौन से कॉलम का क्या मीनिंग हो सकता है, मिनट्स में 1 मिनट में।
तो भाई मुझे हफ्ते में लगा कि और नहीं आया तो अभी आया हाँ व्यस्त हो उसको जॉब की और ये सबसे पढ़ाई उसको डेटा इंतजार तो मैं ये चल के मिलाई जाते हैं हम ये अपनी गलती अच्छा अच्छा ठीक है आपको पूछ निशांत आज एक जल्दी सात आठ दस जल्दी आते हैं बना ना मैं जो बना लगा रहे क्या नहीं लगा रहे तो होता नहीं लगा लगा तो चमत्कार से लगा था लेकिन कौन सा दिल आज ही एक बना है ये पांच बात है जहाँ देखो हर एक का चालू बता उसका हाँ वो भी अलग अलग है वो भी अलग अलग है उसमें विश्वास कर रहा है वो तो मेल वाले गायब ही हो गए किसी का बात किसी का बात किसी का बात क्या पहचान लंबा विश्वास नहीं हो रहा था उसको क्या हो गया तो अरे तो दिमाग में हो गया कहाँ मिला पहली बार था क्या कल गए थे अच्छा मैं तो बुलाया मैं जानता था कोई ना कोई ऐसा बाबरी आदमी जो लिखेगा कि चल रहा है मैं जानता था कि ये होगा लिखने लिखना चाहता हूँ नहीं भी दिया हेलो मैम मैम के पास चलो मैम शाम को बहुत सारे बाल उड़ गए नहीं दो ज्यादा मैंने टेस्ट और कुछ आ रहा ही नहीं आपके टेस्ट और टेस्ट हो गया टेस्ट और टेस्ट अलग अलग तरीके से निकल रहा है नहीं हुआ था लेकिन ये मेन एक्टर था डायरेक्टर के साथ वो तो हुआ ही नहीं था डायरेक्टर भी पता मेरा इंटरव्यू नहीं
उसकी तो जॉइनिंग भी हो रही है जिस जिससे तुम कनेक्ट कर ना कॉल तो आया होगा ना फिर नहीं आना मुझे ना आपसे ठीक है ना क्योंकि वो बोल रहे हैं अभी अप्लाई कर सकते हैं नहीं हम हाँ अभी जाता है ये जाना दीपावली वो भी देखो मैं भेजा था मैं वीडियो बना के भेजा लेकिन मैं तुम्हारे हाँ सबसे ऊपर बता मेरे साथ करता हूँ कुछ भी मतलब बहुत डिफरेंस है अब उसको भेज दिया तो उसका इंटरव्यू हो गया फिर उसका नहीं हुआ ना अब उसके बाद क्या कर रहा था वो पहले क्या एक को बोला इस कौवे के कान के पास मत जा वो कौवा ही है बोल रही है मुझे कहता कि ये कितना पतला किया तो वो क्या था को एप्लीकेशन क्रेडिट हिस्ट्री
बताओ ये, वैसा क्या है बॉडी आप क्या क्या बस हम्म, चाहिए था क्रेडिट हिस्ट्री। नहीं, सिविल स्कोर अलग होता है। सिविल स्कोर होता है कि आपके हर एक चीज़ पे कि पेमेंट आप टाइम पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, कितना कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, वो सारा चीज डिपेंड करता है उसमें। तो अभी हम लोग क्या करें, सिंपल लीनियर रिलेशंस यूज करेंगे। सिंपल लीनियर रिलेशंस में क्या होता है, बताओ क्या क्या हमें इनपुट चाहिए। एक आपके पास एक्स होना चाहिए, वन इनपुट वेरिएबल, और एक क्या होता है, और वन आउटपुट। ये हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन होता है। और इक्वेशंस कैसा बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, इसमें एक एक्स और एक वाई होगा। अब इसके लिए हमारा y क्या हो सकता है यहाँ पे, तो हम लोग y एज अ लोन अमाउंट लेके चलते हैं कि कितना लोन अमाउंट हो सकता है बेस्ड ऑन, किसके बेस पे, एप्लीकेट के इनकम के बेस पे, कि इसका इनका इतना इनकम है, उसके बेस पे उनका कितना लोन अमाउंट हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स हो जाएगा, और इसके बेस पे ये वाई हो जाएगा। तो इनमें क्या करना होगा, आपको पहले डेटा क्लीन करना होगा क्योंकि नल वैल्यूज है ना। तो कैसे करते हैं बता सकते हो, मोड से देख लेते हैं क्या है। डीएफ पहला हमारा था लोन अमाउंट इन एप्लीकेंट, तो इसमें क्या है कि सारे वैल्यूज हैं, है ना, और इन टाइप है मतलब डेटा टाइप भी सही है, तो हमें इसमें चेंजेस नहीं करने हैं। दूसरा है लोन अमाउंट 592 है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, मतलब कुछ डेटा मिसिंग है। और ये भी क्या है, दोनों फ्लोट है, तो इसको क्या कर सकते हैं, मोड से नहीं कर सकते, इसको मीन या फिर मीडियन से करेंगे। मोड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी बताता है ना। तो हम लोग जो कर सकते हैं या तो मीन या फिर मीडियन से, या तो फिर क्या कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो जो हमारा एक्स होगा, एक्स हमारा कौन सा कॉलम बन जाएगा, डीएफ, वो तो लास्ट में ड्रॉप पहुंचे, पहले मैं ड्रॉप ही कर लेता हूँ फिर डायरेक्ट, डीएफ डॉट ड्रॉप। हाँ, 10 दिन की छुट्टी में तुमने क्या किया, एक्सिस जितने भी वैल्यूज हैं, और इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। डीएफ डॉट डायरेक्टर के साथ बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो। ये हमारे पास डेटा क्लीन हो गया, 480 टोटल आ रहा है, दिख रहा है। तो हमारा जो पहला होगा, एक्स डीएफ ऑफ इनकम, एप्लीकेंट इनकम, इनकम। हाँ, तो आप क्या करोगे, उसको फिल कर लोगे अपने हिसाब से, क्योंकि डेटा क्लीन का पार्ट तो आपको पता है कैसे हम लोग वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, तो उससे आप क्या कर सकते हैं। कि हमारा क्या हो गया एक्स, ये हमारा एज अ एक्स काम करेगा, एक्स, और इनपुट वेरिएबल जो भी बोलो इसको, और हमारा वाई क्या होगा,
वाई और टारगेट। और टारगेट वेरिएबल हमारा कौन सा है? लोन अमाउंट। ये दो चीज हमारे पास है। अब इसके बेस पे हमें क्या करना होगा कि हमारे पास इतना ही डेटा है अपने मॉडल को ट्रेन करने के लिए और उसको इवेल्युएट करने के लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी डेटा को सेग्रीगेट करते थे टेस्टिंग और ट्रेनिंग में। कि ट्रेनिंग के लिए हम लोग 80% डेटा रख लेते हैं और 20% टेस्टिंग के लिए, क्योंकि इसके अलावा अगर टेस्ट करना हो तो कहाँ पे जाएंगे डेटा के लिए? बाहर में और डेटा है होगा, बट अभी हमारे पास जो डेटा, तो इसी डेटा में हमें क्या करना होगा? ट्रेनिंग भी कराना होगा, टेस्टिंग भी करना होगा। तो इसको क्या करेंगे? टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा डेटा अलग रख लेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या आता है? एक मेथड आता है ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। उसका काम रहता है ट्रेनिंग और टेस्टिंग में क्या कर सकते हो, अपने डेटा को अलग अलग सेग्रीगेट करके रख सकते हैं। तो हमारा किस में है? वो एसक्यूएल में है। तो हम वो डायरेक्ट लास्ट में डाल देंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसलिए तभी किसी में नहीं डाला, डायरेक्टली हम लोग वो यूज करेंगे। वेब स्क्रैपिंग तो हो गया था ना, हुआ था, याद है? मोबाइल नंबर निकाला था हमने येलो पेजेस से। हम्म, कोई नहीं। तो स्केलर डॉट मॉडल सिलेक्शंस अबाउट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है? आपके डेटा को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में क्या करता है? अलग अलग डिफाइन कर देते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? वेरिएबल्स ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? 4 वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं। क्यों करते हैं वो बता देते हैं। कि मान लो आपके पास ये एक्स है और ये वाई है। अब एक्स के बेस पे सबसे पहले क्या करते हो? ये हमारा ट्रेनिंग के लिए हो गया और ये हमारा टेस्ट के लिए है ना। अब ट्रेनिंग में भी हमारा क्या है? एक्स है, तो इसको एक्स ट्रेनिंग में बोल देते हैं। और ये हमारा वाई ट्रेनिंग, क्योंकि ये हमारा क्या है? ट्रेनिंग के लिए दोनों को अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करवा। इसी तरह हमारे पास क्या होता है? एक्स टेस्ट होता है एक, और एक एक्स और वाई टेस्ट। कि जो वाई का वाई वैल्यू है जो हमारे पास टेस्टिंग के लिए, उसको क्या कर रहे हैं हम लोग? टेस्टिंग वाले वेरिएबल में स्टोर करवा रहे हैं। तो इस तरीके से कितने वेरिएबल बन रहे हैं? 4 बन रहे हैं, देख रहे होगे। कि एक हमारा एक्स टेस्ट बन एक एक्स ट्रेन बन रहा है और एक्स वाई ट्रेन बन रहा है। उसी तरीके से एक्स टेस्ट और सॉरी एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट वाई ट्रेन। तो हमारे क्या है? 4 वेरिएबल्स बनेंगे। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? 4 वेरिएबल्स बनाते हैं और उसको स्टोर करवा लेते हैं अलग अलग वेरिएबल्स पे। तो जो हम लोग 2D में यहाँ पे भी कर रहे थे ना, यहाँ पे भी करोगे और वहाँ पे भी कर सकते हो। तो दोनों काम हम लोग एक ही बार में कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट एक्स टेस्ट और वाई ट्रेन और वाई टेस्ट। ये क्या हो गया? 4 वेरिएबल्स क्रिएट हो गए। अब चारों में क्या होगा? ये कॉम्बिनेशन हमेशा इसी तरीके से रखना है। पहला क्या था? एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई टेस्ट। अब इसमें क्या होगा? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। और इसमें क्या करना होगा? आपको एरे पास करना होगा। तो आप कौन सा एरे पास करोगे? जो हमारा एक्स और वाई होगा। तो हमारा कौन सा है? हम्म, कैसे करेंगे? यहाँ पे देखोगे, ठीक है, मॉडल सिलेक्शंस, ये हमारे पास एक्स और वाई इस तरीके से जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं? इसी कॉलम का नेम पास कर सकते हैं, या तो फिर इसको एक्स वाई में स्टोर करवा के पास कर सकते हैं। वो आपके ऊपर रहता है। और जब भी हम लोग एसकेएलएन का यूज करते हैं ना, एसकेएलएन हमेशा 2D पे सारा काम करता है। कि जो भी आप मॉडल फिट करोगे वो हमेशा 2D में होगा। तो आप क्या कर सकते हो? लास्ट में 2D में। तो ये बाय डिफॉल्ट अभी 2D में है। तो पहला जो हमारा एक्स है वो कौन सा था? एप्लीकेंट। और जो हमारा दूसरा वाई था, वाई हमारा कौन सा था? बीएफ। लोन अमाउंट। फिर हमारे पास एक और ऑप्शन आता है आपके पास, रैंडम स्टेट। और एक आ गया आपके पास ट्रेन साइज या फिर टेस्ट साइज। टेस्ट साइज, कि आपको टेस्ट का कितना डेटा रखना है। तो इसमें परसेंटेज में देते हैं कि 20% रखना है, 30% रखना है।
तो बाय डिफॉल्ट हम लोग या तो 30% 20% रखते हैं, क्योंकि हमें डेटा सबसे ज़्यादा कहाँ पे चाहिए, ट्रेनिंग के टाइम में ना। टेस्टिंग में टाइम में हमारे पास क्या रहेगा, 20-30% रहेगा तो हम लोग कर सकते हैं। तो 0.2 मतलब 20%। एंड रेंडम स्टेट एक होता है। रेंडम स्टेट क्या करता है बता सकते हो? सीडिंग, सीडिंग का कॉन्सेप्ट बताया था कि एक बार जो रेंडमली एनालाइज हो गया, एक क्या होता है, इनिशियलाइज हो गया, वही वैल्यूज क्या होगा, वो बार बार रिटर्न करेगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप रैंडम स्टेट क्या करते हो, चेंज करते हो, तो क्या होता है, ट्रेनिंग टेस्ट में जो भी डेटा वो बार बार क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तो हम लोग क्या करें, इसको फ्रीज कर रहे हैं। तो और इसमें क्या कर सकते हो, कोई भी नंबर आप इनपुट दे सकते हो। देन आप हिट एंटर, और ये हमारा क्या हो गया, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट वाई ट्रेन वाई टेस्ट वैल्यू देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन, ये दिखा, तो हमारे पास एक्स ट्रेन में आ गया जो भी वैल्यूज है। इसी तरीके से सब में क्या होगा, सबकी वैल्यूज आ जाएगी। तो एक्स ट्रेन में टोटल कितने वैल्यूज है बता सकते हो? और इससे पहले हमारे पास कितना था, इन्फो, इन्फो को रन करते हैं। 480 था। 480 का 80% कितना होगा, तो वही हमारा क्या हो गया, 384 आया। और ट्रेन टेस्ट वाले में कितना आ गया होगा, बताओ। अच्छा जी, 96, दोनों मिला के कितना हो गया, 514, या फिर जितना भी था वो हो गया टोटल 500। हाँ 480, तो टोटल 480 हो गया, 384 और 96, 480। तो ट्रेनिंग टेस्टिंग में क्या किया हम लोगों ने, स्प्लिट कर दिया। और जितना हमारे पास इसके लिए टारगेट वैल्यू होगा, एक्स ट्रेन जितना होगा उतना ही इसका क्या होगा, वाई वैल्यू भी होगा ना, वाई ट्रेन भी होगा उतना ही। देखोगे आप, वाई ट्रेन, वाई ट्रेन में कितना है, 384, क्यों, थोड़ा सा बताओ। तो जितना एक्स होगा उतना ही तो वाई होगा ना, ट्रेनिंग के लिए भी। ठीक है, एक्स ट्रेन कितना है, 384 है, तो इसलिए इसका एक्स वाई ट्रेन भी कितना होगा, 384 होगा, क्योंकि जितना हमारे पास एक्स है उतना ही हमें वाई भी चाहिए ना। तो ये क्या होगा, नंबर हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये क्या होगा, और ये कॉम्बिनेशन आप अलग रखते तो क्या होता, कि वाई ट्रेन की जगह पे वाई टेस्ट आ जाता। ये कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ता है कि एक्स ट्रेन रहता है, देन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। एंड देन आप नॉर्मली क्या करते हो, फंक्शंस यूज करते हो, और जिसको एज ए एक्स रखना है तो एक्स, और जिसको वाई रखना है वाई, वो आपको एरर देता। तो ये हमारा एक्स टेस्ट वेस्ट टेस्ट। देन इसके बेस पे क्या करना था, अब इसमें लीनियर मॉडल, बाकी प्री प्रोसेसिंग का स्टेप तो पता है, ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे करते हैं, डेटा इनकोडिंग वो कर सकते हैं। अब क्या करना है, मॉडल इंप्लीमेंट करना है। मॉडल लीनियर, लीनियर, तो जितने भी मॉडल्स होंगे मशीन लर्निंग के, वो सारा कहाँ में मिलेगा, एसक्यूएल पे मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना हमें जरूरत रहता है उतना इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं। कि मुझे एक ही लाइब्रेरी चाहिए, एक ही फंक्शन चाहिए, फिर एक ही क्लास चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं, फ्रॉम से स्टार्ट करते हैं कोई भी लाइब्रेरी इंपोर्ट करने के लिए। तो फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल है ये, तो लीनियर मॉडल, देन हमें क्या इंपोर्ट करना है, लीनियर रिग्रेशन, यही ना। तो ये क्या हो गया, इंपोर्ट हो जाएगा आपके पास। तो ये आपको कोई भी एरर नहीं दिया, मतलब इंपोर्ट हो गया। अब ये क्या है, एक मशीन लर्निंग मॉडल जो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी करते हैं। अब इसके फंक्शंस देखना चाहो तो आप इसमें क्या कर सकते हो, क्लिक करके इनके फंक्शंस देख सकते हैं। ये दिख रहा है लीनियर रिलेशंस, ये क्या करता है, लिस्ट स्क्वायर पे काम करता है, जिसको ओएलएस बोलते हैं, ऑर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर। इसका मिनिमम क्या होना चाहिए, एरर होना चाहिए। तो ये सारे चीज क्या होते हैं, इटरेशंस पे होते हैं। ये हमारे पास पैरामीटर्स होंगे, इसमें एक आपके पास फिट होगा, जो हम लोग रन करेंगे वो यही होगा। ये दिख रहा है फिट, हम लोग एक्स और वाई पास करेंगे। अब ये क्या करेगा, फिट करेगा कहाँ पे जाके, कि जो भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे ये हमारे पास वैलिडेट भी कर लेगा खुद ब खुद, और ये इटरेशन पे चलेगा। आप देखोगे यहाँ पे क्या होगा, इटरेशन होगा, इटरेशन, ये इटरेशन, सेल्फ चेक, ये ना, ये दिख रहा है, पैरेलली में आपका जो भी चलेगा, ठीक, ये है। तो ये क्या है, इसमें इटरेशन होता है। ये इटरेशन बाय डिफॉल्ट अपने आप वो करता है कि कौन सा हमारा इटरेशन चलेगा, कितने टाइम चलना चाहिए। तो ये क्या है, बिहाइंड द सीन्स का पूरा कोड है। बस मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके किस तरीके से होता है। ये दिख रहा है, तो ये क्या होगा, लूप में चलेगा पूरा। और ये कब तक चलेगा, जब तक आपको एक बेस्ट फिट लाइन नहीं मिल जाती। देन फिर हम लोग क्या यूज करते हैं, कि इनका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि कोई भी चीज आप इसमें यूज करोगे ये क्या है, क्लास बेस है। तो क्लास बेस में कोई भी चीज इंपोर्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या बनाना पड़ता है, पहले ऑब्जेक्ट। तो हमारा क्या हो गया, मान लो ये हमारा मॉडल है, मॉडल इक्वल टू लीनियर रिग्रेशन, और आप इसको रन करके देख सकते हो। तो ये हमारा क्या हो गया, मॉडल बन गया है। और ये कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं,
लीनियर रिग्रेशन जो पहला डॉक्यूमेंटेशन आप उसका यूज कर सकते हो। इसमें आपको हर एक पैरामीटर्स मिल जाएगा कि कॉपी एंड जॉब्स पॉजिटिव और फिट इंटरसेप्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। एंड जॉब्स क्या होते हैं कि आप कितना कोर आप अपने हिसाब से देना चाहते हो। कोर मतलब कि हमारे पास रहता है ना लैपटॉप में 4 कोर रहते हैं, 8 कोर रहते हैं, तो उसमें से कौन सा कोर यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये क्या रहता है कि 2 कोर पे या फिर तो 3 कोर पे काम करेगा। बाकी आप इसमें क्या यूज करते हो कि फीचर्स इनपुट एज ए इनपुट जो हम लोग देंगे, तो हमारा फीचर्स जाएगा, उसके बेस पे क्या होगा सारी चीजें इंप्लीमेंट होगी। तो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये दिख रहा है कि हमने क्या किया है, क्या आप फिट करते हो किसको, एक्स और वाई को। अब इसके बेस पे हमें क्या मिलता है। फिट करने का मीनिंग क्या है बता सकते हो। फिट करने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग ये एम और सी फाइंड करके देगा, समझे। क्योंकि हमारे पास क्या है, एक्स और वाई है ना। अब उसके बेस पे हमें क्या चाहिए, एम और सी चाहिए। तो वही फाइंड करके देता है लीनियर रिग्रेशन। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखना होगा, मॉडल डॉट फिट, एंड देन इसमें कौन सी वैल्यू जाएगी, जो हमारे पास एक्स होगा। तो इसमें कौन सा एक्स जाएगा, ट्रेन या टेस्ट। हाँ, ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया कि हम लोग एम और सी फाइंड कर रहे हैं उस डेटा से। तो हमारा क्या जाएगा, एक्स अंडरस्कोर ट्रे, और इसके बेस पे क्या होगा, वाई ट्रेन रहेगा ना। तभी तो वो एम और सी फाइंड करके बता पाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे बचपन से, बता सकते हो कि मान लो इसकी वैल्यू 3 है, इसकी 4 है, और इसकी एक 5 है, और इसकी यहाँ पे एक 6 है। तो हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाते हैं इनके बेस पे। 2 इक्वेशन सॉल्व करते तो क्या होता, 2 अननोन वैल्यूज मिल रहे थे। इसी तरीके से 3 अननोन रहते तो 3 इक्वेशन मिनिमम चाहिए। तो वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर रहे हैं। इसका काम है क्या, सॉल्व करना और एम और सी की वैल्यू निकाल के देना। जैसे आप मॉडल डॉट फिट करोगे तो ये क्या होगा, ट्रेन करेगा। अच्छा 2D पे, तो इसको क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे 2D पे नहीं किया था क्या। हम्म, यहाँ पे हमने 2D पे नहीं पास किया था, तो इसको 2D पे पास कर लो। क्योंकि 2D में पास करने के लिए पहला तरीका क्या, आप 2D में करो देन वेरिएबल पास करो, या तो डायरेक्टली यहाँ से 2D पे वेरिएबल पास कर दो। तो ये सारा आपको 2D पे मिलेगा। तो हमारा मॉडल क्या हो गया, फिट हो गया। फिट होने के बाद हमें क्या क्या मिलता है, एम और सी, है ना। तो हम लोग कैसे देखेंगे, मॉडल डॉट कोफिशिएंट। कोफिशिएंट बेसिकली क्या है, एम। जो हमारा एम होता है ना उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट। जो किसके साथ होगा, एक्स के साथ होगा। जो हमारे पास एम एक्स प्लस सी होता है। तो जो हमारा एम है वही हमारा क्या है, कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। बचपन में पढ़ा होगा कि कोफिशिएंट निकालने के लिए हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे हमेशा, कि क्या कोफिशिएंट होगा वो बताओ। तो ये हमने क्या दे दिया, कोफिशिएंट मतलब जो एम की वैल्यूज है वो कुछ इतना आएगा। इसी तरीके से हमें किसका वैल्यू देखना रहेगा, मॉडल डॉट इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं बताओ, क्या होता था इंटरसेप्ट। यहाँ पे वो आई वाई एक्सिस को क्या करेगा, कट करता है, तो वो हमारा इंटरसेप्ट था। अब इसके बेस पे क्या हो गया, हमें इक्वेशंस, लाइन इक्वेशंस मिल गया। ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशंस किस तरीके से दिखेगा बिहाइंड द सीन्स बता सकते हो। वाई इक्वल टू, एम की वैल्यू कितनी है मान लो 0.006, देन एक्स जो भी आप फीचर्स यूज करोगे, प्लस सी की वैल्यू कितना है 110। तो उसने सॉल्व करके एम और सी की वैल्यू दे दिया। अब आप इसमें क्या करते हो, सिर्फ एक्स पुट करते हो तो वाई प्रिडिक्ट हो सकता है। तो ये क्या हो गया, वाई प्रिडिक्ट, या फिर बोल सकते हैं मॉडल डॉट प्रिडिक्ट। इतना समझ में आया कि हमने क्या किया, कि मॉडल फिट किया, देन कोफिशिएंट फाइंड किया, इंटरसेप्ट, और ये हमारा क्या इक्वेशंस। और ये आपको याद नहीं रखना पड़ता, ये बेसिकली इसी में क्या है, मॉडल में ये स्टोर है। अब आप क्या कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। तो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, तो हमारे पास इसके लिए मॉडल डॉट प्रिडिक्ट फंक्शन होता है। प्रिडिक्ट, हाँ कर रहे हैं। मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करने के लिए हमें क्या डालना होगा, कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगा वो। तो हमारे पास क्या है, हम लोग ट्रेनिंग के लिए रखे थे, तो क्या रखा था, एक्स ट्रेन, सॉरी टेस्ट था ना, टेस्टिंग के लिए कर रहे हैं ना, प्रेडिक्ट मतलब एक्स ट्रेन, ये हमारा एक्स टेस्ट। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स टेस्ट वैल्यू। और जो हमारा ये क्या हो गया, जिसको बोल सकते हैं वाई प्रिडिक्टेड, बोल सकते हैं वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्टेड, वाई प्रिडिक्ट। जो हमने टेस्टिंग के लिए रखा था उसको प्रिडिक्ट करके एक बार देखा, तो ये हमारा कुछ इस तरीके से वैल्यू आ रहा था अभी। और एक्चुअल वाई क्या था बताओ, वाई टेस्ट था, यही था ना। ये हमारा एक्चुअल वाई है, और ये हमारा क्या है, प्रिडिक्टेड वाई है, वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट।
ये हमारा क्या है, जो हमने टेस्टिंग के लिए रखा था उसको प्रेडिक्ट करके देखा मॉडल के बेस पे, और जो ये एक्चुअल है जो हमें गिवन था। अब ये दोनों में क्या निकालते हैं हम लोग, अभी बताया था कि आपको एरर निकालना होता था तो क्या करते थे, जो हमारा एक्चुअल होता था प्रिडिक्टेड माइनस करते थे, है ना। तो वही हम लोग पहले एक बार प्रिडिक्टेड निकाल लिए, और एक्चुअल हमारा वाई टेस्ट तो है ही, अब उसमें माइनस करेंगे, देन उसका क्या करते थे स्क्वायर ऑफ, और उसी का पूरा समेशन रहता था, है ना। और ये हमारा क्या होता था, और इसी का एवरेज निकालते थे तो क्या होता था, एक नंबर मिलता था, और एवरेज जो नंबर देता था वो हमारा क्या होता था, मीन स्क्वायर एरर। ये हमारा एरर था, इसका हमने स्क्वायर किया और मीन निकाला, मीन मतलब डिवाइडेड बाय एन, है ना। तो हमारा मीन निकल गया, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मीन स्क्वायर एरर। तो हम लोग मीन स्क्वायर एरर देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए था, वो हमने निकाल लिया। क्या कर सकते हैं, तो हमें मीन स्क्वायर एरर फॉर्मूला या तो आप खुद से इस तरीके से पूरा लिखो, या तो फिर प्री डिफाइन जो फंक्शन है उसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स, sklearn मैट्रिसेस इंपोर्ट मीन एब्सोल्यूट एरर और स्क्वायर एरर। एब्सोल्यूट में क्या होता है बता सकते हो, बताओ। कि नॉर्मली क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज ही लेते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर दोनों में से आप किसी का भी यूज करते हो, लेकिन एक्यूरेसी किसमें अच्छा आता है, स्क्वायर एरर में अच्छा आता है। ये हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। तो मीन स्क्वायर एरर इक्वल टू, सो ये हमारा मेथड है। इसमें क्या आ जाएगा, दिख रहा है वेरिएबल्स, जो हमारा वाई ट्रू होगा, जो एक्चुअल में था, तो हमारे पास क्या था, वाई टेस्ट था। ये हमारा एक्चुअल वाई था ना जो गिवन है, उसको मैंने अलग से स्टोर किया था। और दूसरा क्या है, प्रिडिक्टेड, इसको हमने किस में स्टोर किया था, वाई प्रिडिक्ट में। ये हमने क्या किया, run कर दिया। तो ये हमारा कितना दिखा रहा है, 50। इस सम करके वो हमारा एक्चुअल एरर कितना है, 50 है। अब इसमें क्या रहता है, एक्यूरेसी। ये हम लोग कैसे पता चलेगा कि वो एक्यूरेट कितना है, तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम रहता तो एक्यूरेसी हम लोग डायरेक्ट चेक कर सकते थे। एक्यूरेसी कितना होता है कि जो हमारे पास एक्चुअल वैल्यूज है, ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल, तो ये हमारा परसेंटेज में निकल जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि सबका वैल्यूज तो अलग अलग आएगा, इसमें हम लोग वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं। इसमें R2 स्कोर होता है, इसमें क्या होता है आपके पास एक R2 स्कोर होता है। R2 स्कोर जितना आपका पॉजिटिव होगा वन के साइड, वो उतना अच्छा मॉडल होगा, अगर वो जीरो के साइड होगा तो वो उतना वर्स्ट मॉडल होगा। मतलब एक तरफ से बोल सकते हो रिग्रेशंस के लिए वो क्या है, एक्यूरेसी मैट्रिक्स है। एक्यूरेसी चेक, R2 स्कोर, R2 स्कोर चेक करने के लिए सेम चीजें जाएंगी, वाई प्रिडिक्ट और वाई टेस्ट, कॉमा वाई प्रिडिक्ट। तो ये कितना बता रहा है, 26, मतलब आपका मॉडल सही एक्यूरेसी नहीं दे रहा है। ये कितना होना चाहिए, वन के आसपास होना चाहिए, 80 90, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो परसेंटेज पे। तो ये हमारा कितना होना चाहिए था, अप्रोक्स अगर हम लोग एक क्राइटेरिया लेके चलते हैं तो मान लो 60% है, तो उसको लेके चलना है। तो उसके लिए क्या चाहिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए फिर क्या करोगे आप, पहला एक्स दूसरा लोगे, क्योंकि इसे एक्स से हमारा एक्यूरेसी तो नहीं आएगा, दूसरा ट्रांसफॉर्म करके देख सकते हो, तीसरा कि आप मल्टीपल एक्स लोगे, X1 X2, मतलब दो चार फीचर्स यूज करके ले सकते हो। देन फिर क्या कर सकते हो, प्रेडिक्ट कर सकते हो, तब ये क्या होगा, इंप्रूव हो सकता है। तो ये हमारा क्या है, पूरा एक मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं वो, मैं क्लियर ऑल आउटपुट्स, ये समझ में आया लाइन। अब यहाँ बताओ, यहाँ से तुम्हारा क्या है, तो ये कोड कर लो साथ में, मैं बताते जाऊंगा। ये क्या है कि आप क्या कर रहे हो, स्प्लिट कर रहे हो डेटा, स्प्लिट द डेटा फॉर मॉडल क्रिएशन इन ट्रेनिंग एंड टेस्ट। देन फिर हमें सारा डेटा दिखाया था, और क्योंकि आप यहाँ से 2D में डिफाइन कर सकते हो, या तो डायरेक्टली दूसरा मेथड क्या था कि आप इसी को यहीं से 2D में कन्वर्ट करके वेरिएबल पे स्टोर करवा दो, जो इन फीचर हम लोग करेंगे। क्योंकि जितने भी होते हैं ना,
साइकिट लाइन पे वो 2D फ्रेम पे काम करता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द डेटा 2D पे रहता है, तो हमें उतना मैनिपुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट करके दे देता है। कि वो बिहाइंड द सीन्स ना पांडास का यूज करता है, और पांडास में हमेशा 2D में काम ज्यादा होता है। रैंडम स्टेट की एक बार जो आपने इनिशियलाइज कर दिया, क्योंकि एक्स ट्रेन वाई ट्रेन में क्या होगा, वैल्यूज पास होगा तो रेंडमली पास होगा। तो जब भी आप बार बार इस वाले कॉलम को रन करोगे, इस वाले सेक्शन को, तो क्या होगा, रेंडमली बार बार इनिशिएट होगा, बार बार वैल्यू चेंज होगा। तो मॉडल में क्या होगा, वैल्यूज भी बार बार चेंज होंगी, उसके बेस पे क्या होगा, एक्यूरेसी भी बार बार चेंज होगा सेम नंबर के लिए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक बार जो रेंडमली उसको फिक्स हो गया, वही हमेशा क्या रहे, इस पूरे कोड के लिए फिक्स सेम रहे। 42 कोई भी यहाँ पे नंबर डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि 42 हो, यहाँ पे आप कोई भी रेंडमली नंबर यूज कर सकते हो। ये बेसिकली एक मेमोरी रेफरेंस को क्या करता है, इनिशिएट करता है, जहाँ पे ये सारी चीजें स्टोर होती है। कि एक 3 लिया, वो क्या करेगा, आपके बिहाइंड द सीन्स मेमोरी इनिशिएट करेगा, और उसी में क्या होगा, वो रैंडम स्टेट वाले जो जनरेट हुआ ना डेटा, वो स्टोर रहेगा, ताकि इन फ्यूचर वो कभी भी चेंज ना हो। क्योंकि अगर उसको चेक करना होगा, तो कहाँ से चेक करेगा, कहीं पे स्टोर रहेगा तभी ना। तो रैंडम स्टेट हटा दो, तो वो क्या करेगा, जितने बार आप रन करोगे उतने बार क्या होगा, वेरिएबल सफल होते रहेंगे। आप जो बोल रहे थे इसी तरीके से आप बोल रहे थे ना, कि आप इस तरीके से स्टोर करवा के रख सकते हो किसी वेरिएबल पे। क्योंकि अभी सिंगल वेरिएबल है, तो बार बार इधर उधर स्टोर करवाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने स्टोर नहीं करवाया। तो ये दोनों में से कोई भी तरीका आप यूज करो, फिर यहाँ पे आप 2D पे चेंज करो, या फिर डायरेक्टली यहीं पे कर दो, कि अभी सिंगल वेरिएबल है इसलिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। हम्म, ये हो गया था। ये हमारा क्लीन द मॉडल टू फाइंड द कोफिशिएंट इंटरसेप्ट। हम्म, ये सब तो नॉर्मल जो वेरिएबल है कहाँ। इधर ये हमने क्या किया, कोफिशिएंट निकाला। अरे ये कोफिशिएंट के बेस पे हमने चेक किया कि क्या क्या कोफिशिएंट हो सकता है ना। देन फिर हमने क्या किया था, प्रिडिक्ट किया क्या वैल्यू हो सकता है। हो गया। बाकी सैटरडे संडे फ्री हो। क्या करते हो, और वीकेंड में, वीकडेज पे, वीकडेज पे आते हैं, वीकडेज पे आते हैं। जॉब अप्लाई अभी तो यही है, और इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रिपरेशंस, और एटलीस्ट 10-15 मिनट डेली आपको बोल के प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम्म, अभी तक कितना, अभी मतलब 10 दिनों में कितना अप्लाई किया। हम्म, तो फिर आप अप्लाई नहीं करोगे तो कहाँ से मिलेगा, कोई ला के थोड़ी ना देगा। आपको पहले इनिशिएट करना होगा कि आप अप्लाई करो।
और सबसे टफ यही होता है कि अप्लाई करेंगे, ठीक है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी है टाइम। तो अब तुम स्टार्ट ही नहीं करोगे तो कोई ला के थोड़ी ना देगा। और यहाँ पे जितना ये लिमिट है, ये हो गया। अब इस मॉडल में हमारा क्या है, 20-30% अप्रोच है, इसको इम्प्रूव करके हमें क्या करना है? पहला डेटा सही है, आपका डेटा सही है। दूसरा ट्रांसफॉर्म करके देखना होगा, लेकिन वो भी क्या उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि सिंगल कॉलम है। तीसरा क्या कर सकते हो आप, कॉलम इंक्रीज कर सकते हो, कि जहाँ पे हम लोग एक कॉलम ले रहे थे वहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, 4-5 कॉलम का यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा एग्रेसिव। तो फिर उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लीनियर रिग्रेशंस। कि जहाँ पे हमारे पास सिंगल एक्स था, अब वहीं पे क्या हो जाएगा, मल्टीपल एक्स हो जाएंगे। जैसे हमारे पास एक्स था, उसके बेस पे हम लोग वाई फाइंड कर रहे थे। अब ये वाई वाई फाइंड करने के लिए सिंगल वेरिएबल है ना। अब इसके बेस पे हम लोग जो आप यूज कर सकते थे, हमारे पास क्या थे, मल्टीपल कॉलम्स थे ना। ये हमारे पास वाई है, उसके बेस पे क्या थे, मल्टीपल एक्स वन थे, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीज करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो जितना ज्यादा फीचर्स होगा उतना ही हमारा क्या होगा, वाई अच्छे से बता पाएगा प्रेडिक्ट करके, क्योंकि कोई भी चीज एक चीज पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है ना। तो इससे क्या होगा, एक्यूरेसी इंप्रूव होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लीनियर रिग्रेशन हो गया। और ये क्या होगा कि हमारे पास मल्टीपल एक्स है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लीनियर रिग्रेशन। ये समझ में आया, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा इक्वेशंस में, ये इक्वेशंस क्या बनेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का। और इसमें क्या बनेगा, y इक्वल टू एम वन, क्योंकि क्या होंगे, सबका कोफिशिएंट होगा ना, एक्स वन प्लस एम टू, एक्स टू प्लस एम थ्री, या फिर एम एन और एक्स एन, मतलब जितने आपके पास वेरिएबल होंगे प्लस एक हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा। तो ये हमारा किसका हो गया, मल्टी लीनियर रिग्रेशंस का। और ये सिंपल लीनियर रिग्रेशंस का। इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, सेम, कोई भी चीज चेंज नहीं होगा। जहाँ पे एक कॉलम पास किया वहीं पे सिर्फ क्या करोगे, 3-4 कॉलम्स को पास कर दोगे, और कोई भी लाइन चेंज नहीं होगा इस कोड में। समझे, क्योंकि इक्वेशन सेम है तो कैलकुलेशंस भी सेम इसी तरीके से करेगा। तो एक बार आप ट्राई करके लाना कल कि एमएलआर में कैसे कर सकते हैं। हम्म? जैसे हमने यहाँ पे क्या पास किया है, ये हमारा एक्स है ना, तो यहाँ पे एक कॉलम है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि मल्टीपल कॉलम पास कर सकते हैं जो भी हमारे पास था, कि यहाँ पे 3-4 कॉलम पास करना, और बाकी सारी चीजें क्या होंगी, सेम होंगी। और इसको अगर आप एक्स में स्टोर कर रहे हो तो यहाँ पे एक्स पास कर दो सिर्फ। अब बताओ कि हमारे पास एक्स के बेस पे वाई फाइंड कर रहे हैं ना, तो हमें वाई सिर्फ सिंगल रहेगा ना हमेशा, कि जो हमें चाहिए वो हमारा सिंगल कॉलम पे होगा, मल्टीपल चीजें हम लोग फाइंड नहीं कर रहे ना। तो वो ट्रेनिंग के टाइम में होगा ना, ट्रेनिंग के टाइम में ही हम लोग देते हैं इनपुट और आउटपुट साथ में, लेकिन जब टेस्टिंग करते हैं तो हमने देखा होगा क्या हो गया। ये सिंपल समझ में आया ये इक्वेशंस। कोई नहीं, फिर से नेक्स्ट क्लास में भी यही सारी चीजें होंगी, और यही सारा हर एक मॉडल में रिपीट होगा। जितने भी मॉडल्स होंगे ना, उसमें फिर एक आपका एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आएगा, क्या, क्रॉस वैलिडेशन का। कि हमने क्या किया, ट्रेन किया, देन मॉडल को प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट में हमें क्या होगा, सिर्फ सिंगल वेरिएबल जा रहा है। अब इसके बेस पे हमने हमने क्या किया, ये दोनों को सॉल्व करके देखा कि एरर कितना आ रहा था। तो हमारा एरर कितना आ रहा था, कुछ 50 आ रहा था, है ना। अब इसके बेस पे हमें एक्यूरेसी चेक करना था। तो एक्यूरेसी चेक करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, R2 स्कोर का यूज करते हैं। एक R2 स्कोर होता है, एक एडजस्टेड R स्क्वायर होता है। वो दोनों का कॉन्सेप्ट बता देंगे क्या डिफरेंस आएगा वो। तो ये हमारा क्या बता रहा है, 26%, मतलब वेरियंस बता रहा है ये। तो हमारा वेरियंस क्या होना चाहिए था, 1 के आसपास होगा, तो एक क्या होगा, वो क्या होगा, एक्यूरेसी हाई होगी उससे। तो इसको कैसे हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, तो यही है कि हमारे पास सिंगल वेरिएबल है तो हम लोग उतना ही ज्यादा इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो दूसरा अगर क्या होगा कि आपके पास मल्टीपल कॉलम्स होंगे तो क्या कर सकते हैं आप, मल्टीपल कॉलम्स का यूज करके कर सकते हो, तो एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। हम लोग मल्टीपल कॉलम्स यूज करेंगे आगे जाके। बाकी ये बताओ सैटरडे संडे का क्या है, यहाँ ये हो गया था, भेज देंगे। बाकी आपका टास्क रहेगा मल्टी लीनियर रिग्रेशंस का इंप्लीमेंट करके लाना, और डेटा पूरा क्लीन करके लाना है, समझे। और डेटा इनकोडिंग भी कर लेना साथ में, क्योंकि इसमें क्या है, कुछ वेरिएबल्स है उसको डेटा इनकोडिंग से चेंज करके दोबारा क्लीन डेटा आप सेव करना CSV पे। ये समझ में आप। बाकी आप लोग का क्लास मैं सोच रहा हूँ सैटरडे संडे भी रख लूँ इस बार। तो वीकडेज में कर लो। अच्छा,
तो तुम लोग का कोचिंग ही आते हो क्या? मतलब यहीं पे क्लास क्लास का ही सिर्फ है क्या? हम्म। तो क्लासेस के लिए क्या कर सकते हो, सैटरडे संडे आ सकते हो, फिर मैं वीकेंड ही कर दूंगा आप लोगों का भी, वीकेंड क्लास। आपका वीकेंड में ही इस मंथ में ही खत्म हो जाएगा। ये अप्रोक्स कितने हैं, 12 मतलब 3-4 प्रोजेक्ट ही बचे हुए हैं आपके, अब जितने भी चीज होंगे, क्योंकि वीकेंड में टाइम भी मिलेगा तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। आपका फेब में ही इतना तो पक्का है कि फेब में खत्म हो जाएगा। ये दिख रहा है क्या हमने, में जॉब लग जाएगी। जॉब आप अप्लाई करोगे तब, आप इनिशिएट नहीं करोगे तो नहीं लगेगी, इतना कंफर्म है। ठीक है, डेली आप 4 या 5 जॉब अप्लाई करो, इतना तो कर सकते हो ना एक दिन में। मतलब मेरी तरफ से तो बहुत बेटर आ रही कंपनी। कम आ रही है। आपने तो बोला उनके पास होनी चाहिए, जीरो के पास। जीरो के पास बोला कि 1 के पास, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। आपकी बूस्टिंग एसबीएम मतलब प्रोजेक्ट, डिसीजन ट्री पे एक प्रोजेक्ट है, इतनी है ना। डिसीजन ट्री पे एक प्रोजेक्ट है, रैंडम फॉरेस्ट पे है, क्रेडिट कार्ड पे है, कस्टमर पैटर्न मैचिंग पे है, एसबीएम है और डिसीजन ट्री होगा। एसबीएम क्लासिफिकेशंस, डिसीजन ट्री नहीं है लेकिन डिसीजन ट्री भी हम लोग पढ़ाएंगे, और डिसीजन ट्री है इसमें नहीं है बट है आप लोग। मोंगोडीबी वो सर पढ़ाएंगे। तो 3 या 4 प्रोजेक्ट है। तो इस सैटरडे संडे भी क्लास आप लोग की, सर इससे आप सिर्फ